अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफी लोग नमाज के लिए चले गए हैं। आई वाज विलिंग कि वो लोग आ जाते तो उनके साथ सेशन होता। एंड आई होप दैट माय वॉइस इज क्लियर। थैंक यू। ऑलराइट, सो ओरल प्लीडिंग्स हैं तो डेफिनेटली सेशन भी ओरल ही होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए ज्यादा, है ना। सवालात भी ज्यादा होंगे क्योंकि काफी जो है आप लोगों में से आप लोगों ने तो फेस भी नहीं किया है रोस्ट्रम को, राइट। Definitely. Oral pleadings on the rostrum is quite different from the oral pleading, from the oral debates, or you can say that facing the rostrum for hosting, comparing, or any other purpose, right? So, yes, there is a difference. अच्छा, मैंने आपके साथ slides share की है, वो open कर लें. Because slides के अंदर इतना material है, इसलिए मैं ज़्यादा time waste नहीं करूँगी. Alright. सबसे पहले हमारे पास जो चीज है वो है कि हमारी जनरल थिंग्स क्या है। देखिए, मैंने जनरल थिंग्स इसलिए लिखी हैं कि बिफोर, या यूं समझ लें, जब आपने नियत की है ना मूड में पार्टिसिपेट करने की कि जी हमें अब मूड करना है, तब आपकी टीम रजिस्टर हुई है जिस दिन से, उस दिन से आपने इन चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है। सबसे पहली चीज, अपने लैंग्वेज और स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम करें। देखें, आपने 2-3 महीने मेहनत की, एक मेमोरियल बनाया, लेकिन आप उसमें से एक वर्ड भी सामने वाले को समझा नहीं पाए। सोचे कितने तकलीफ का मरहला होता है। ऐसा ही होता है ना। 3 महीने मैंने एक मेमोरियल के ऊपर रिसर्च की है, मैंने मेहनत की, मैंने ड्राफ्ट किया, और मैं सामने वाले को कुछ भी कन्वे नहीं कर पाई और उसको मेरी बात भी समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि ओरल प्लीडिंग्स इज ऑल्सो एन आर्ट। उसमें आपके पास टाइम मैनेजमेंट, आपकी नॉलेज, जज को जानना, अपना रोल समझना, बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी हम सारी ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे, कौन से वक्त में किस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये, एक इम्पॉर्टेंट चीज, कभी भी ये मत सोचें कि अगर आपके पास रिसर्चर है किसी टीम में तो जी अब रिसर्चर का काम होता है रिसर्च करना। ये बात अपने ज़हन गुमान से निकाल दें। When you are on the podium, it is only you and the judges and no one else. समझ लें, आपके पास कोई है ही नहीं। रिसर्चर आपको 1000 टिप्स भी दे दे, अगर आपने खुद वो चीज रिसर्च नहीं की ना, आप उसके टिप को भी समझ ही नहीं पाओगे कभी कि वो मुझे बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि आपने उसको खुद पढ़ा ही नहीं है। इसलिए रिसर्च एट योर ओन, नो मैटर व्हाट। समझ आ गई? अच्छा, कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द बिटवीन। ठीक है, इट्स नॉट अ मैटर। ऑलराइट, डोंट डिस्टॉर्ट। अच्छा, जब मैं जनरल थिंग्स की बात कर रही हूँ, व्हाई आई एम सेइंग डोंट डिस्टॉर्ट, अब एग्जांपल दो। हम जूम सब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा नेटवर्क का इशू आता है और सामने वाले की आवाज टूट टूट कर आ रही होती है, कितना इरिटेटिंग लग रहा होता है। थिंक एट योर ओन सेल्फ, अगर आप वहां होते और आपको ऐसी आवाज आ रही होती, व्हाट वुड यू फील? इरिटेटिंग लग रहा होता है ना। इसी तरीके से जब आप ओ कर रहे होते हो ना, तो जज इरिटेट हो रहा होता है और आपकी स्पीकिंग उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि आप कहना क्या चाह रहे हो। एंड आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि आपको सारे जजेस एक जैसे मिलेंगे। ये बात याद रखिएगा। जजेस आपके किसी भी टाइप के हो सकते हैं। कुछ तो इतने मूडी जजेस होते हैं कि आपके खड़े होने के तरीके से भी अनॉय हो जाते हैं। कुछ ऐसे जजेस होते हैं, आप सही बात नहीं कर रहे, वो फिर ध्यान ही नहीं देते हैं। कुछ ऐसे जजेस भी होते हैं कि अगर आप उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन ना करो ना, तो भी वो आपके मार्क्स कट कर देते हैं, बिकॉज दे फील कि ये हमें तो एड्रेस कर ही नहीं रहा है। सो छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, हेजिटेशन नहीं करनी है और कॉन्फिडेंट रहना है। अब मुझे यकीन है सबसे पहला सवाल आप लोग ना भी पूछो तो सवाल आएगा, जी ये तो मुमकिन ही नहीं है ना, फर्स्ट टाइम हम पोडियम पे जा रहे हैं, ऐसा हो कैसे सकता है कि हम हेजिटेट ना हो या हम लोग कंफ्यूज ना हो। ऐसा ही होता है ना। जब आपकी तैयारी अच्छी होगी ना और आपको पता होगा कि सामने से क्या सवाल आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड सवाल, यकीन करो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप सामने वाली टीम को देख रहे होते हो कि यार जजेस तो इतने इजी सवाल पूछ रहे हैं और हमें हमारे सीनियर्स ने इतना अच्छे से रोस्ट किया हुआ है कि हम लोग तैयार हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा। यू डोंट नीड टू क्रिएट एनीथिंग, ठीक है, वो अंदर से आएगा। बट हाउ? जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, नाउ आंसर थिंग्स। ओके, दिस इज द सेम थिंग। ओके, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ओरल प्लीडिंग्स के हवाले से, देखिए आपने काम एंड कूल रहना है। क्यों? थिंक एज इफ यू आर टीचिंग
स्मॉल बेबीज, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते जिनको हम नर्सरी में बस पढ़ा रहे होते हैं, समझ ले जजेस को कुछ नहीं आता, आपको उन्हें बताना है, आपको उन्हें जगह जगह गाइड करना है, चाहे वो फैक्ट्स हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आपको उन्हें बच्चों की तरह पढ़ाना होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप पढ़ाते हुए गुस्सा करोगे तो बच्चा क्या करेगा, उल्टा वो आपको डबल गुस्सा दिखा के चला जाएगा, ऐसा ही होगा। और जज होगा तो वो आपके मार्क्स काट देगा। तो आपने इतना कूल और काम रहना है, सामने से जजेस रिगरस क्वेश्चनिंग भी करे ना, आपने खामोशी से सुनना है, समझना है। आपका ये एटीट्यूड भी जजेस को इम्प्रेस करेगा कि जो काउंसिल है या जो भी ये बंदा है ये हाइपर नहीं हो रहा, इसको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है। तो जब पोडियम पे खड़े हो ना, चाहे रियल एडवोकेसी में हो चाहे मूव में हो, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करें आप, सही है। उसके बाद ओके, एक सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी चीज, जिस चीज के बारे में आप कंफर्म नहीं है, अपने मुंह से वो चीज नहीं निकालनी। जजेस कोई आपकी तरह, देखिए ना, जजेस ने 3 महीने रिसर्च नहीं की, उनको नहीं पता आपके मेमोरियल में क्या है, क्योंकि वो आपके मेमोरियल को भी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते। ज्यादातर क्या होता है कि मेमोरियल चेकिंग के जजेस दूसरे होते हैं, ठीक है। इवन अगर कोई चेक भी करेगा तो उसको क्या पता कि इस टीम के मेमोरियल के इस पेज पे इस लाइन पे ये बात लिखी होती, किसी को याद नहीं होता, ऐसा ही है। और इवन जब जजेस आपको मेमोरियल आप प्रेजेंट करते हो जजेस के सामने, वो आपका मेमोरियल उठाते हैं, साइड में रखते हैं, वो मेमोरियल खोलने की भी सहमत नहीं करते। तो मेमोरियल में क्या लिखा है वो आपको पता है, ऐसा ही होता है ना। इसीलिए जजेस आपको फंसाते किस चीज के ऊपर है, जो आप बोल रहे होते हो ना, वो उसी में से सवाल निकालते हैं और वही चीज आपसे पूछ रहे होते हैं। अब अगर मैंने कोई ऐसी बात बोल दी जिसके बारे में मैं खुद कंफ्यूज हूँ, जज एक्सपर्ट बैठा होता है उस सब्जेक्ट का, उसको बेसिक्स के बारे में पता होता है। आपने कोई उल्टी बात बोली है ना, वो आपको आपकी बातों में फंसाता चला जाएगा और आप फंसते जाओगे, पूरा टाइम आपका निकल जाएगा। एट द एंड यू विल एंड अप विद नथिंग, क्योंकि आपकी आर्ग्यूमेंट्स तो वहीं रह जाती हैं, आप उसी चीज में फंस जाते हो। और जज को ये इम्प्रेशन जाता है कि इसको खुद को सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो ये रिसर्च किस चीज की कर आया है, ठीक है। अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालनी। तो जब आप प्रैक्टिस करो ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सो प्रैक्टिस नॉट टू स्पीक एनीथिंग इररेलेवेंट। अब सवाल कैसे आता है भाई, हो जाता है बाज़ों का प्रेशर इतना होता है पोडियम पे, वी कैन अंडरस्टैंड वे चीजें निकल जाती हैं मुझसे, क्या करें हम। तो देखो उसकी एक ही बात है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपने अगर प्रैक्टिस की हुई होगी ना, प्रैक्टिस इतनी बार करो कि नंबर भूल जाओ, गिनती भूल जाओ कि मैंने कितनी बार प्रैक्टिस की है। एक दिन में 40-50 बार प्रैक्टिस करो मिरर के सामने खड़े होकर, क्योंकि प्लीडिंग्स क्या 7 मिनट 8 मिनट, ज्यादा में ज्यादा 10 मिनट की होती है, वो भी बड़े लेवल पर जो कॉम्पिटिशन होता है ना, उसमें आपको इतना टाइम मिलता है। तो अगर मैं एक दिन में 10 मिनट की 30-40 बार प्रैक्टिस कर दो, जब इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना लेवल पर, तो मुंह से भी वही निकलेगा जिसकी प्रैक्टिस की है, अंडर प्रेशर भी वही निकलेगा जिसकी प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो मस्ट है। प्रैक्टिस के बिना अगर आप सोचो कि मैं चला जाऊं और मैं बोल लूंगा, कभी भी नहीं। जजेस की शक्ल देखकर ही हमारा आधा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता। चलो अब हम ओके, सेम यही सारी चीजें प्रैक्टिस मेरी टाइम। सेकंड स्लाइड पर आ जाए आप। ऑलराइट, कोर्ट रूम एथिक्स। भाई देखो, जहाँ पर हम जाते हैं, स्टूडेंट बन के आते हैं, स्टूडेंट के एथिक्स को फॉलो करते हैं, टीचर बन के जाएंगे, टीचर के एथिक्स को फॉलो करेंगे। व्हेन यू आर सिटिंग इन द कोर्ट रूम, यू हैव टू फॉलो द एथिक्स ऑफ द कोर्ट रूम, ठीक है। सबसे पहला एथिक्स क्या होता है कोर्ट रूम का? कोई मेरे लिए रीड कर सकता है स्लाइड को? आप लास्ट वाले, रेड शर्ट, आपने खोली नहीं स्लाइड? मोबाइल नहीं है किसी के पास? है फोन? हाँ, आप पढ़ें। हाँ, सेकंड स्लाइड, पहला पॉइंट पढ़ें। एग्जैक्टली, आप डिबेट नहीं कर रहे हैं, आप किसी से कहने को तो मुकाबला ही होता है, लेकिन जब आप पोडियम पे खड़े हैं ना, तो आप जजेस को एज ए एडवोकेट अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या डिफेंड कर रहे हैं, या जो भी बंदा है उस पर चार्ज है आपसे प्रूफ कर रहे हैं, ऐसा ही है। आप डिबेट नहीं करने आए, तो आपको हाथ नहीं हिलाने, आपको पोडियम के ऊपर, मैंने क्या बताया, बहुत काम वे में खड़े रहना है। ऐसा फील हो जज को कि इसको सब आता है, इससे मैं जो पूछूंगा ये उसका भी जवाब दे देगा, और ये बड़ा कूल माइंड है बंदा, ऐसा है। तो आपको अपने हाथों को मतलब नहीं चलाना। अच्छा, उसका तरीका क्या है? आप अपने फिंगर्स को लॉक कर लो,
एक और तरीका ही होता है, क्योंकि बाजू का हमें पेपर्स भी होते हैं हमारे सामने पोडियम पर, तो आप क्या करो, पेपर्स के ऊपर ऐसे हाथ रख लो, ठीक है? तो आपने हाथ वाथ नहीं हिलाने। दूसरी चीज, थैंक यू, सॉरी, आई, ये चीजें नहीं बोलनी होती कोर्ट रूम में। थैंक यू को आप रिप्लेस करोगे मोर प्रोफेशनल वर्ड से, जिस नॉर्मली मच ऑब्लाइज्ड यूज होता है। जो भी हमारे इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, उन्हें आपने प्रोफेशनल वर्ड से रिप्लेस करना होता है, ठीक है? सो आपने इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने होते। सॉरी की जगह आप यूज करोगे जी पार्डन मी, ठीक है? या ऑनर, एक्सलेंसीज, और आई की जगह आप अपने आप को द काउंसिल करो, द काउंसिल हम्बली सबमिट्स दैट, द काउंसिल डू दिस, द काउंसिल डू दैट, इस तरह करके आपने करना होता है, सही है? ओके, योर टोन मस्ट नॉट बी हायर देन द टोन ऑफ द जजेस। मैंने क्या बताया, डिबेट नहीं कर रहे, बच्चे को समझा रहे हो ना, जितना प्यार से समझाओगे ना उतना अच्छे से उसको समझ में आएगा। सो बी काम, बी कूल, अपनी टोन को कम रखो, लेकिन इतनी कम नहीं कि जजेस को आवाज ही ना आए, ठीक है? सो इट शुड बी मॉडरेट, आपको समझ में आना चाहिए। बट यस, अगर सपोज करो आपके फैक्ट्स में कोई ऐसी चीज है जहां पर आपको किसी चीज को एम्फेसाइज करना है, सो आप वहां एम्फेसाइज भी करो, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। उसके बाद बी एज हम्बल एज पॉसिबल, यही बात जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अच्छा, अब मसला पता है क्या होता है, जजेस जब सवाल पूछते हैं ना, हमें गुस्सा आ रहा होता है, और ये इंसान की फितरत है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते ना। कभी कभी आपको एक चीज, बाजू का ऐसा भी होता है, आप बोल रहे होते हो, जजेस आपको बार बार इंटरप्ट कर रहे होते हैं, और नॉर्मल बंदा होगा तो उसको तो गुस्सा आ जाएगा, मैं होंगी मुझे भी आ जाएगा, है ना? एक बंदे को मैं एक बात समझा रही हूँ, सुन वो रहा नहीं, ऊपर से सवाल पे सवाल किए जा रहा है, बोले ही जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, तो उस टाइम पर क्या करना होगा? देखिए, इमोशंस को तो कंट्रोल आपने करना है, ठीक है? यू हैव नो अदर ऑप्शन, क्योंकि आप जजेस को ये नहीं बोल सकते कि नो प्लीज कीप क्वाइट, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको उस टाइम पर गुस्सा आ भी रहा होगा ना, सामने वाले को ये शो करो कि जी मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा। अब उसका तरीका क्या होगा, आप फ्रेजेस ऐसे यूज करो जो कि बहुत हम्बल हो, ठीक है? जैसे सपोज अगर वो आपसे बहुत ज्यादा रिगरस क्वेश्चनिंग करे ना, व्हाट यू कैन से दैट योर एक्सेलेंसीज द काउंसिल हम्बली सबमिट्स दैट। भले हम्बल करने का दिल नहीं कर रहा, फिर भी आपने यही बोलना है, ठीक है? सो यूज हम्बल फ्रेजेस, और इस तरह के बहुत सारे फ्रेजेस आप देख सकते हो, आपके सीनियर्स आपको बहुत गाइड कर सकते हैं, बट बी एज हम्बल एज पॉसिबल, ठीक है? गुस्सा आ भी रहा है, पी जाओ, 7-8 मिनट के लिए तो पी जाओ। और ये बात याद रखना, जजेस सबसे ज्यादा जिससे सवाल करें ना, सपोज करो आपकी प्लीडिंग 7 या 8 मिनट की है, और आप पोडियम पर पिछले 25-30 मिनट से खड़े हुए हो, और जजेस आपसे सवाल कर रहे हैं, दिस शोज कि जजेस को आप पसंद आ रहे हो। जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता ना, लोग इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं, देखते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, वो बोलते हैं यार बस जल्दी जल्दी स्पीकिंग करे, यहाँ से जाए, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन जब जजेस को कोई स्पीकर पसंद आता है ना, तो वो चाहते हैं कि उसके मार्क्स बढ़े, उसके लिए वो क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, वो आपको हर एंगल से जज करते हैं, आपसे लॉ पूछेंगे, आपसे फैक्ट्स पूछेंगे, आपसे सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज का पूछेंगे। तो अगर कभी जज आपसे ज्यादा सवाल करे, तो दिल में खुश हो जाओ कि आप जजेस को पसंद आ रहे हो, बिकॉज देन यू हैव द चांस टू बिकम द बेस्ट स्पीकर और द बेस्ट एडवोकेट। आपकी टीम भी जीत सकती है, इट इवेंचुअली अफेक्ट्स योर टीम परफॉर्मेंस, राइट? सो ज्यादा क्वेश्चनिंग मीन्स पसंद आ रहे हो, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ऑलराइट, जब राउंड्स चल रहे होते हैं, आप कोर्ट रूम में बैठे हो, उस टाइम पर घुसड़ फुसड़ नहीं करनी, ठीक है? एक दूसरे से टीम्स में बात नहीं करनी, सिट लाइक आप टीम बैठी है, यू आर रिप्रेजेंटिंग, बिल्कुल खामोश। आपस में जब हम बातचीत करते हैं ना, तो जजेस को ये इंप्रेशन जाता है कि इनको कोई तमीज नहीं है, जजेस बैठे हैं, प्लीडिंग्स चल रही हैं और ये आपस में लगे हुए हैं। जैसे you have to show them that they are excellencies, we call them your honor, right? So you have to also behave like that. तो आपस में बातचीत नहीं करनी होती, बात करनी है ना, अब आप क्या करोगे, यूज चिट्स, आपको नोट पैड है वहां पर मौजूद है, या आप अपने साथ कुछ रजिस्टर लेकर चले जाओ, लिख लिख कर बातें करो, सामने वाले को ये दिखाओ कि यू आर राइटिंग समथिंग, यू आर नोटिंग इट डाउन, ठीक है? बट एक्चुअली यू आर कन्वेइंग अ मैसेज टू योर पार्टनर, not a partner only on the podium, but even the partner who is sitting beside you. उससे भी बात करनी है ना, तो भी रजिस्टर पर लिखो और उसे इशारा करो कि देखो मैंने क्या बोला है, ठीक है? अच्छा, उस टाइम पर मैं एक और आपको बात बताऊं, जब आप बैठे होते हो और सामने वाले की चल रही होती है या आपकी प्लीडिंग्स चल रही होती है और आपका एक मेंबर रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना पोडियम पर, यकीन करें उस टाइम के ऊपर इतना प्रेशर होता है आपके ऊपर। अगर ऑपोजिट टीम कर रही है ना, तो प्रेशर किसका होगा जी, अभी रिबटल
रिबटल्स करने हमें, या हमें सर रिबटल्स करने, इसलिए हमें उसकी बात गौर से सुननी है, क्योंकि आपको उसी का जवाब देना होता है। और सबसे ज्यादा ये जो चीज इसमें आपको काम आती है ना, वो डिफेंस जब कर रहा होता है ना, तो डिफेंस के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन होता है। वाई? क्योंकि वैसे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि देखो डिफेंस को हमेशा उस बात का जवाब देना होता है जो प्रोसिक्यूशन बोल कर गया है, या जो एप्लीकेंट बोल कर गया है, रिस्पोंडेंट को उसका जवाब देना होता है। सपोज करो मैंने अपनी तरफ से 1000 प्लेडिंग्स तैयार कर ली, प्रोसिक्यूशन आया या एप्लीकेंट आया और उसने कोई ऐसी बात की जिसका जवाब मैंने तैयार नहीं किया। अब मैं रोस्ट्रम पर जाती हूँ और मैं जजेस को उस बात का जवाब दे रही हूँ जो प्रोसिक्यूशन ने मसला उठाया ही नहीं है। जजेस को साफ पता चल जाएगा कि ये मुझे उस चीज का जवाब दे ही नहीं रहा, ये तो अपनी कोई कहानी सुना रहा है। तो डिफेंस को हमेशा निगेट करना होता है अकॉर्डिंगली, मतलब उसी चीज का जवाब दो जो आपसे बात की जा रही है। ठीक है, वैसे तो तैयारी तो सभी करते हैं, जाहिर है हमें भी पता है, उस टाइम पे तो कोई नहीं करता, लेकिन मोर और लेस जब हम प्रोसिक्यूशन की भी तैयारी कर रहे होते हैं, सो वी नो कि प्रोसिक्यूशन यही बोलेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू। और यस, डोंट लाफ इन द कोर्ट रूम्स। आपको हंसना नहीं है, मुस्कुराना नहीं है। ठीक है, दिस इज द कोर्ट रूम एथिक्स यू कैन से। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड खोल लें प्लीज। ओके, नो योर रोल, हाउ टू ड्रेस एंड हाउ टू एड्रेस। सबसे पहली चीज, जब आप कहीं जाते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ड्रेस कर रहे हो। बहुत माइन्यूट चीज है, इसके ऊपर आपके मार्क्स नहीं होते, लेकिन आपका इम्प्रेशन जरूर होता है। योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन, सुना होता है ना। जैसा आप पहन कर जाते हो ना, ये चीजें भी नोट की जाती हैं कि द एडवोकेट और द काउंसिल मस्ट हैव प्रॉपर सूट, प्रॉपर टाई, ऊपर का बटन बंद हो। अगर फीमेल्स हैं तो प्रॉपर आपका जो भी ड्रेस है, बिजनेस अटायर है या वट एवर इट इज, बट इट शुड बी प्रॉपर। ठीक है, फैशन शो में नहीं जा रहे होते हैं हम वहां पर, सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर इवन वॉट यू ड्रेस। ठीक है, एंड नाउ हाउ यू एड्रेस। मैं कितनी भी अच्छी सज सवर की चली जाऊं, लेकिन अगर मैं बदतमीजी से बात करूं, मेरे इमोशंस में मुझे कंट्रोल ना हो ना, कोई बंदा मुझसे बात करना पसंद नहीं करेगा। Why I'm giving you the real life examples, जिसके पोडियम तो आप लोगों ने फेस नहीं किया हुआ ना, लेकिन ये चीजें तो सबके साथ होती है ना जो मैं बता रही हूँ। इट हैपन्स लाइक दैट, राइट? तो इसी वजह से हाउ टू एड्रेस आपको पता होना चाहिए, और इसी पर हमारा पूरा सेशन भी है वैसे। ऑलराइट, एक और चीज, जब आप पोडियम पर खड़े हो, यू मस्ट नो योर रोल। देखो, मैं अगर एक एडवोकेट हूँ, सपोज मुझे इकरा ने हायर किया है कि आप मुझे डिफेंड करें, मेरे ऊपर ये चार्जेस लगे। ठीक है, जज मुझसे सवाल करता है, आपके मुल्क में तो ये क्राइम हुआ है, आपके मुल्क में तो गलती की है, ऐसा होता है। जजेस आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछते हैं। नाउ मैं जजेस को क्या जवाब दूंगी? मैं अपने मुल्क को डिफेंड करने बैठ जाऊँ? भाई, मुझे मुल्क ने थोड़ी हायर किया है, मुझे इकरा ने हायर किया है, इकरा पर चार्जेस लगे हैं, मुझे उन्हीं चार्जेस को डिफेंड करना है जो इकरा पर लगे। स्टेट गलत करे, कुछ भी करे, ये मेरा कंसर्न नहीं है। अब सपोज करो जजेस क्या करते हैं कंफ्यूज करने के लिए, आप रोस्ट्रम पर जाते हो ना, वो कहते हैं आपका ये चार्ज पूरा नहीं हुआ, जैसे हम अक्सर डिफेंस के लिए मैं बता रही हूँ, सही है। डिफेंस में कहते हैं गलत काम तो हुआ है ना भाई, 20 बंदे मरे या 10 बंदे मरे, लेकिन अगर एक भी बंदा मरा तो गलत काम तो है ना। सो डू यू एडमिट दैट अ पर्सन वाज किल्ड? तो हम क्या कंफ्यूज जाते हैं, हाँ यार बंदे तो मरे थे, अब क्या करें? तो उस टाइम पर आपको क्या करना होता है, यू मस्ट नो योर रोल। अगर आपको पता होगा ना, नाउ हाउ यू विल बी रिप्लाइंग टू द जज, यस योर ऑनर, इवन दो द पर्सन वाज किल्ड, बट माय क्लाइंट हैज नॉट किल्ड द पर्सन। भाई, अब किसी दूसरे बंदे ने मारा तो उस पे चार्ज लगाओ, उसको जाके प्रोसिक्यूट करो, उस पे केस लगाओ। मेरे बंदे ने मारा ना, मेरा केस साफ है। समझ आई? अगर स्टेट के ऊपर बात आ रही है तो यू हैव टू डू द सेम थिंग। भाई, स्टेट ने गलत किया ना, आप साफ बोलो हम्बल तरीके से, जी स्टेट ने गलत किया, लेकिन मेरे क्लाइंट पे जो चार्ज लगाया ना, उसने तो ये काम नहीं किया। जजेस के ऊपर इतना अच्छा इंप्रेशन जाएगा इस चीज का, बिकॉज वो उनको ये समझ आएगा कि इस बंदे को पता है कि वो पोडियम पर डिफेंड किसको करने आया है। अब मैं पोडियम पर आई हूँ इसके लिए और मैं डिफेंड कर रही हूँ स्टेट को, मुझे अपना रोल नहीं पता, सो दिस गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर अगर कोई, अच्छा एक और चीज, सपोज करो वो बोले बंदा तो इकरा नहीं मारा था, आप इसको कैसे डिनाई करोगे? अब क्या करोगे बताओ मुझे, कोई आप में से हो जिसका अंदाजा लगे इस बारे में?
थ्रेशोल्ड। और कोई? अच्छा, मतलब कि मैं चार्ज है 20 बंदों का और मैं आपसे कह रही हूँ कि भाई इकरा ने बंदे तो मारे, इकरा ने भी मारे, बात भी सही है, चार्ज भी इकरा के खिलाफ है, बंदे भी मर गए और 2 बंदे मर भी गए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी कि उसने सेल्फ डिफेंस में मारे बंदे, तो वो बोलेंगे मतलब इकरा ने बंदे तो मारे हैं ना। फिर दिमाग चलाओ, कम ऑन, यूज योर ब्रेन्स। क्या हो सकता है इसका, सोचो ना। तो आइडिया जी। नाइस क्वेश्चन बाय द वे। मैंने सवाल ये किया इकरा के ऊपर चार्ज 20 बंदों को मारने का, और कोर्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछती है कि जी इकरा परपिट्रेटर थी, यानी कि इकरा ने ही बंदे मारे हैं। आप कहते हैं जी मारे, ठीक है, और इकरा ने 2 बंदे मर भी गए, हाँ जी मर गए, तो आप क्यों डिफेंड कर रहे हो इकरा को? जी जी लास्ट में जी जी क्या हो, अनसाउंड माइंड हो परपिट्रेटर, तो फिर तो उसको कोर्ट में लाना ही नहीं चाहिए, वो तो पहले ही बाहर हो जाता है। जी जी अच्छा, सेल्फ डिफेंस में सपोज करो वॉर सिचुएशन ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पे तो एक दूसरे को मारना बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब इकरा ने मारा तो उसने गलत मारा। चार्ज तो लगा उसके ऊपर। अच्छा, आपको पता है मूड कोर्ट में आप ये नहीं बोल सकते कि चार्ज क्यों लगा है। अच्छा, पहली बात ये कि जब भी कोई वॉर क्राइम होता है ना, तो वैसे तो मारना लॉफुल होता है, ठीक है, लेकिन चार्ज आपको मतलब लगता है कि जब आप किसी को या तो धोखा दे के मारो, अब उसमें परफिडी का कॉन्सेप्ट होता है, पूरा आइडिया चला जाएगा, सो वी डोंट हैव टू गो इन दैट डिटेल, लेकिन उसमें होता है कि आपने गलत तरीके से मारा होता है, या फिर सिविलियंस को मारा होता है जिनको मारना जायज नहीं था। आप कॉम्बैटेंट्स को मार सकते थे जो सिपाही लड़ रहे, लेकिन आपने सिविलियंस को मार दिया। जी अगर वो आम कंपनी है तो वो खुद करेंगे, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस है, जब उन्होंने डायरेक्ट मार दिया उसको चीज में, तो वो हाँ, तो इसका मतलब आपके क्लाइंट ने मारा है, तो आम मारना जायज है ना। हाँ, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस को या जिसने डायरेक्ट मार दिया उसको लेके दिया। ऑलराइट, देखो अगर उसने सही किया है तो चार्ज बनेगा ही नहीं उसके ऊपर, ठीक है, उसने कुछ गलत किया होगा तभी उस पर चार्ज बना है, सही है। वही बात ये है, जो चार्ज आपने लगाया है वो 20 बंदों की मौत का चार्ज है, आप कह रहे हो उसने 2 बंदों को मारा है, तो चार्ज का थ्रेशोल्ड तो पूरा नहीं हुआ ना। आपको लगाना है ना चार्ज, आप 2 बंदों की मौत का चार्ज लगाओ, दोबारा कोर्ट बिठाओ, तो मैं आके उसको डिफेंड करूंगी, लेकिन अभी आपने 20 बंदे मारे, उसने 2 बंदे चार्ज, आप 20 बंदों का लगा रहे हो, तो 18 बंदे एक्स्ट्रा क्यों? इसके ऊपर भी आपको चार्ज बनाया हो सकता है, क्योंकि चार्ज का थ्रेशोल्ड आपने पूरा ही नहीं किया। तो अगर सपोज जज आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे ये सवाल करे तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे यस योर ऑनर, वी एडमिट, द काउंसिल एडमिट दैट इकरा हैज किल्ड 2 persons, but if we talk about the threshold of this particular charge, that my client does not fall within our, does not fall or has not committed this particular crime for which my client has been charged. If you want to prosecute her, उसके ऊपर दूसरे चार्जेस बनाओ, दूसरे कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलाओ, तब मैं एडवोकेट बनूंगी नहीं। So this is how you are going to do. इतनी बारीक चीज से कि आपका पूरा जो है ना वो खेल पलट जाता है। इसमें पता है कंफ्यूजन क्या होती है, बाज़ अगर हम उस चीज को डिफेंड करने के लिए जा रहे होते हैं जो हमें 100% पता है कि डिफेंड हो ही नहीं सकती। से फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने आईएचएल के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा? ओके, सो मेरा ज्यादा डोमेन आईएचएल है, सो आई गिव यू एन एग्जांपल लाइक दिस। भाई 2 मुल्कों के बीच में जंग चल रही है, नाउ इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि इस 2 मुल्कों के बीच में जंग है, तो मतलब कि इंटरनेशनल काम कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल का मसला है। अब मैं जा रही हूँ डिफेंड करने की, जी नहीं है इंटरनेशनल नहीं है, मतलब कि आप एक ऐसी बात डिफेंड कर रहे हो जो आपको खुद पता है कि डिफेंड हो ही नहीं सकती। मैं कुछ भी कर लूँ ना तो ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती कि वहाँ इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, तो आपने ऐसी चीजों को भी डिफेंस में नहीं लेके जाना। मैंने पहले भी बताया था, ऐसा कुछ अपने मुंह से मत निकालो जिसके बारे में आपको पता है कि आप फंस जाओगे। हमेशा वही बात निकालनी है मुंह से जिसके बारे में आप 100% श्योर हो, और या फिर श्योर नहीं भी हो तो आपको ये पता है कि अगर मुझसे सामने से कोई सवाल आया ना तो मैं टैकल कर जाऊंगा, फैक्ट्स में मैनिपुलेट कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, XYZ, बट यू हैव टू बी श्योर। बिल्कुल श्योर चीजों के बारे में डिफेंस करने मत जाओ, अपने मुंह से निकालो भी नहीं।
कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, जानबूझ के आपको फंसाने के लिए पूछते हैं कि आप इसके ऊपर आपकी क्या राय है, हम चाहते हैं आप इसको डिफेंस करें। तो फिर आप उस टाइम पे बोलो कि द काउंसिल एडमिट्स दैट कि जी वहां पर एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा था, इंटरनेशनल भी था, हम इस बात से मना नहीं कर रहे, लेकिन चार्ज को प्रूव करने के लिए 5 एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए उसके एलिमेंट्स होते हैं। अब सारे एलिमेंट्स का पूरा होना जरूरी होता है। अगर मैंने 5 में से 2 भी डिसअप्रूव कर दिए या डिससेटिस्फाई कर दिए तो चार्ज एस्टैब्लिश नहीं हुआ ना। तो आप सिंपल बोलो जिस चीज पे बहस करनी ही नहीं है। और ज्यादातर नोटर्स ये गलती करते हैं, रोस्टम पे जाके ऐसी बातें बोलेंगे उल्टी सीधी, जिसके बारे में पता है कि हमने फंसना है, फिर भी बोल के आते हैं और फंस के आ जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। इन ट्रिक्स को माइंड में रखो, डिफेंस की तरफ से हो तो क्या बोलना है, और जो एडमिटेड फैक्ट है ना उसको एडमिट भी करो। ये भी जजेस को गुड इंप्रेशन जाता है कि भाई जो चीज एस्टैब्लिश्ड है ये अननेसेसरी डिफेंड नहीं कर रहा। हम क्या कहते हैं, आप अननेसेसरी किसी चीज को डिफेंड कर रहे हो, तो ये भी एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा सामने वाले जजेस के ऊपर कि यार ये बिला वाला डिफेंड नहीं कर रहा, इसको नॉलेज है सब्जेक्ट की, तो ये जो आ रहा है बोल रहा है इसका वैलिड पॉइंट है। ठीक है, ऑलराइट। विजिलेंट, यस, जब आपकी टीम रोस्ट्रम पर खड़ी हुई है या अपोजिट पार्टी की टीम रोस्ट्रम के ऊपर खड़ी हुई है, आपको विजिलेंट रहना है। देखो उस टाइम पर यकीन करो, अगर आप लोगों ने कभी फेस किया हो या ना किया हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जब आप सीट पर बैठे होते हो ना, आपके ऊपर प्रेशर कितना होता है। एक तो आपको कोर्ट रूम एथिक्स फुलफिल करने, आप बात नहीं कर सकते, आप हंस नहीं सकते, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, हंसी भी आ रही होती है उस टाइम पर, सबसे ज्यादा हंसी आ रही होती है। ठीक है, एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये, प्रेशर कितना होता है, आप जजेस के सवाल सुन रहे होते हो कि यार क्या पता यही सवाल हमसे भी हो जाए। ठीक है, दूसरी तरफ आपको ऑपोजिट पार्टीज के बोलने पर भी ध्यान देना होता है कि यार वो क्या बोल रहा है, क्योंकि बाद में मुझे ही जाके उसको निगेट करना है। अगर डिफेंस में हो तो उसी बात को निगेट करना है, और अगर वो रिबटल्स कर रहा है तो रिबटल्स भी निगेट करना है, ऐसा ही होता है। और इवन अगर आप प्रोसिक्यूशन हो तो डिफेंस ने जो बात बोली है, अब मुझे रिबटल्स में उसमें से लूप होल्स निकालने होते हैं, तो आपको इतना विजिलेंट रहना पड़ता है। तो टीम उस टाइम पर विजिलेंट हो, अपनी कान, आंख, नाक, सारे जो सेंसेस है ना सबको ऑन कर देना है। उस टाइम पे बिल्कुल भी आपने नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं दिखाना। पॉइंट्स नोट करो, अपने टीम मेंबर को हेल्प करो। और इवन अगर आपका टीम मेंबर पोडियम पे खड़ा हुआ है ना, देन रिसर्चर के देखो 2 ड्यूटीज होती है। एक तो वो बेचारा जजेस को आपके वो रेफरेंसेस पास कर रहा होता है, और फिर वो आप लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको चिट्स भी पास करके दे। तो जो दूसरा टीम मेंबर बैठा होता है ना, उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो चिट्स दे रिसर्चर को, ताकि रिसर्चर को सिर्फ लेकर उसको देना। ठीक है, इसलिए टीम वर्क भी करना होता है। ये भी हमारे पास एक स्लाइड है जिसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें साथ साथ ही डिस्कस होती जा रही हैं, बट दैट इज गुड। ओके, योर वे ऑफ डिलीवरिंग मस्ट बी द बेस्ट। अब देखो यही वाली बात है, आप बेस्ट कब बनोगे, मुझे बताओ। मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं, कोई मुझे बता सकता है कि हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है फॉर बीइंग द बेस्ट एडवोकेट और फॉर बीइंग द बेस्ट स्पीकर? क्लासेस, जी। सबसे पहली चीज तो प्रैक्टिस जिसकी हम करेंगे ज्यादा तो बेस्ट होते जाएंगे। परफेक्ट। और जितनी भी आपने अभी रूल्स बताया, फॉर सपोज कम्युनिकेशन स्किल्स और हेजिटेशन खत्म करना, और जो कोड एथिक्स हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। इन सब चीज़ों का जब हम आसान लफ्जों में एक एक जो हमारे पास कॉर्नर है, जो अपने अंदर लूप हो रहे हैं, उसको खत्म करेंगे तो हम परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। यस, बेस्ट स्पीकर हमने ये देखना है कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, और ऑडियंस के हिसाब से हमें टर्मिनोलॉजी बोलनी होती है, ताकि उनको वो जो है ना डाइजेस्ट हो, और हमारा जो मैसेज है वो बेस्ट कन्वे हो। नाइस पॉइंट। भाई देखो, सामने वाले का लेवल ये है, मैं यहाँ बात कर रही हूँ, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। जजेस आपसे एक चीज सुनना चाहते हैं, बता दूसरी चीज रहे हो, मेरे लिए इररेलेवेंट है, भले ही वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। ठीक है, दिस इज वन ऑफ दोस पॉइंट्स। लेकिन अभी मैंने आपको जितने भी बताया, अभी लास्ट में मैं पूछूंगी, नोट कर लेना सब लोग। ठीक है, इस सेशन के लास्ट में। सो आई विल आस्क, डेफिनेटली आई विल आस्क। इतनी सारी बातें बताने का फायदा क्या जी, मेल से भी थोड़ा इनपुट मिले ना हमें। मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं। कम ऑन, बी इंटरेक्टिव यार। यहाँ नहीं बोल पा रहे हो, पोडियम पे क्या बोलोगे? एकदम मुझे बात समझ नहीं आती, शर्मा शर्मी में मसरूफ रहते हो सारे के सारे। आई मीन दिस इज नॉट ए शर्मा वाला सेशन, राइट? स्पीक अप।
सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है व्हेन यू हैव टू बी द बेस्ट स्पीकर। आपकी नॉलेज, आपके फैक्ट्स पे ग्रिप, आपका रोल आपको पता हो, आप कोर्ट एथिक्स को फॉलो करो, आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो, आप ड्रेस अच्छे से कर रहे हो, सेटिस्फैक्टोरली जवाब दे रहे हो जजेस को, टू द पॉइंट जवाब दे रहे हो, टाइम मैनेजमेंट आपको पता है, जजेस के हर सवाल का जवाब आपके पास है, and you don't need to take help from any other person because it's only you and the podium at that time. और जजेस के सवाल जो तीर की तरह बरस सकते हैं आपके ऊपर, and it could be a jury of 5 judges as well. जब आप फाइनल्स में क्वालिफाई करते हो, ऐसी जुरी होती है, शक्ल देखकर ही खौफ आ जाता है हमें, सीरियसली ऐसा होता है। आज इस वाला कॉन्फिडेंस तो वहीं धरा का धरा रह गया, सारी तैयारी गई तेल लेने। सो ऐसा होता है, उस टाइम पर क्या काम आएगा भाई, रिसर्चर चिट्स दे दे के भी पागल हो जाए ना, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। समझ क्या आएगा, जो खुद पढ़ा होगा। इसीलिए रिमेम्बर वन थिंग, मूड कोर्ट में होना, नेवर एवर थिंक कि रिसर्चर का काम है रिसर्च करना, इसका काम है मेमोरियल बनाना, मुझे तो ये 2 शूज मिले हैं इसलिए मैं तो बस यहीं पे रिसर्च करूंगा। ऐसा भी हो सकता है आपके सेकंड स्पीकर की तबीयत खराब हो जाए और आपको उसी जगह पे क्लीन करना पड़ जाए, क्या करोगे उस टाइम पर? सपोज करो मरीज जा रहे हो, इस्लामाबाद जा रहे हो, बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, आपको क्लीन करना पड़ गया, क्या करोगे? नॉलेज ही नहीं होगी इश्यूज की, तो पूरी टीम का तो बेड़ा गर्क हो गया। ऐसा ही होता है ना, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। लास्ट मोमेंट तक इतने प्रिपेयर रहो कि रिसर्चर बनना पड़े, रिसर्चर बन जाओ, स्पीकर बनना पड़े, स्पीकर बन जाओ, फर्स्ट हो सेकंड हो डजंट मैटर, पूरे फैक्ट्स की, लॉज की, सब चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक और बात बताऊं, जजेस आपको कंफ्यूज करने के लिए बाज़ औक़ात सेकंड स्पीकर के इश्यूज के सवाल आपसे पूछ रहे होते हैं, और ज्यादातर वोटर्स क्या करते हैं, कंफ्यूज होकर जवाब देने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको जवाब नहीं देना, जवाब आपको देना है, गिव एन इंप्रेशन टू द जजेस कि मुझे पता है, लेकिन साथ ही आप कोर्ट को गाइड करो कि दिस इज नॉट माय इशू, ठीक है, ये इशू जो है मेरा को काउंसिल रिप्रेजेंट करेगा, बट टू गिव एन आइडिया, यस दिस इशू इज अबाउट दिस। उसको आइडिया तो मिल गया कि उसको नॉलेज है, उसको ये भी पता चल गया कि आपको पता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि आपको अपना रोल पता है कि आप पोडियम में 2 इशू एड्रेस करते हैं। See, this is how impression works actually, right? उसके बाद अगली स्लाइड। Alright, know that judge, जो इनकी बात की, आपने कितने ना बात सामने वाली ऑडियंस जिसने भी की थी, सामने वाली ऑडियंस को देखकर गेम चेंज होता है। और ये बात याद रखना, motor is the person who never ever prepares a scripted act। आप पहले से सोचो कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वहां जाने के बाद पूरी कहानी डिफरेंट होती है। पोडियम के ऊपर पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, बंदा बोल रहा होता है यार ये तो मैंने सोचा नहीं था यार, ये कैसे हो गया यार, ठीक है, उस टाइम पर ये हो रहा होता है। सो स्क्रिप्टेड तो आप कर ही सकते। नाउ व्हाट्स द लास्ट ऑप्शन? क्या लास्ट ऑप्शन है? अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा एज पर द सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन को देखकर रंग बदल दो। जजेस आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सो एक्ट लाइक दैट, उस वक्त अपने काम पूर्ण होने पर ध्यान दो, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। अच्छा, अभी मैं ये भी बताऊंगी कि जजेस के क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना होता है और क्या हम ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त। लेकिन टेक्निक के बीच, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का अक्सर इशू होता है, ओरल रीडिंग्स चल रही होती है, टाइम कम होता है हमारे पास, ठीक है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, जानबूझकर ऐसी लाइन बोलो कि सामने वाला ट्रिगर हो जाए कि ये मुझसे सवाल आने वाला है। मतलब आपको पता है कि मैं ये लाइन बोलूंगा और मुझसे सामने से ये सवाल आएगा। अगर आप ये चीज, अच्छा वैसे ये चीज एक्सपीरियंस से भी आती है। सपोज करो भाई मैं बोल रही हूँ कि देयर एक्जिस्टेड एन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले सवाल जजेस पूछेंगे व्हाट इज एन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, और ये बात मुझे पता है कि जज मुझसे पूछेंगे। मैंने टेक्निक इस्तेमाल की, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि आपके जो क्वेश्चंस हो रहे होते हैं ना, तो कुछ मूड कोर्ट के रूल्स ऐसे होते हैं कि आपका टाइम तो रुक जाता है क्वेश्चंस के दौरान, तो आपको जवाब देने में आप लंबे चौड़े जवाब देते रहो मजे में, खैर है। लेकिन जब आप रीडिंग्स कर रहे हो तो तब आपका टाइमर चल रहा होता है। तो टाइम मैनेजमेंट की भी ये ट्रिक है
कोशिश करो कि जजेस आपसे सवाल पूछे, सवाल के जवाब में अपनी पूरी आर्गुमेंट सुना दो और डायरेक्ट जैसे टाइमर शुरू हो ना, सिंस द फर्स्ट एलिमेंट इज सेटिस्फाइड अराइविंग ऑन द सेकंड एलिमेंट, डू दिस। ऐसे जानबूझ के लूप होल्स छोड़ दो कि सामने वाला मुझसे खुद सवाल पूछे, जैसे उसने सवाल किया मुझे मौका मिला, मैंने अपनी पूरी आर्गुमेंट सुना दी, जजेस सेटिस्फाइड हो गए। देखो मेरा काम है जजेस को सेटिस्फाई करना। अब ये नहीं होता कि मैं प्लीडिंग से ही सेटिस्फाई हूँ, ठीक है, बात होगा आपके एक जवाब से भी जज सेटिस्फाई हो जाता है, सो दिस यू डोंट हैव टू डू दैट, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, इट इज बेटर टू लूज एन आर्गुमेंट देन लूजिंग अ जज। मैंने एक अपनी आर्गुमेंट के चक्कर में जज को नाराज कर दिया, जज से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको बहुत खूबसूरत मार्क्स देगा? कभी भी नहीं देगा। इट इज बेटर टू लूज एन आर्गुमेंट देन लूजिंग अ जज। अगर आपको पता है आपके आर्गुमेंट से जज सेटिस्फाई नहीं हो रहा एंड ही इज कीप ऑन क्वेश्चनिंग यू, ही इज कीप ऑन काउंटरिंग योर आंसर्स, इट मीन्स कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा और आपको भी तब तक समझ आ जाता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। जब आपको पता चल जाए कि मैं गलत हूँ ना, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, बहस नहीं करो और एडमिट कर लो उस चीज को, बिकॉज इन द लॉन्गर रन जज इस चीज को समझेगा कि जब उसको अपनी गलती पता चली तो उसने एडमिट की, और जो बिला वजह गलती होने के बावजूद भी बहस करते हैं ना, वो सबको इरिटेट करते हैं, तो जजेस को भी डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब गलत हो एडमिट कर लो, बिला वजह डिफेंड करने की कोशिश मत करना। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जी पहला सवाल आया और पहले भी एडमिट करके बैठ गए, 2-3 हद तक करो। जब आपको लग रहा है ना जज नहीं हो रहा सेटिस्फाई और आपको तब तक पता चल जाता है कि आपकी गलती है, तो उस टाइम पर चुप होकर एडमिट कर लो और परमिशन मांगो कि मैं आगे प्रोसीड करूँ। और हाँ प्लीज रोस्ट्रम पढ़ना कभी भी खामोश भी खड़े होने की जरूरत नहीं है। जजेस का क्या जा रहा है, टाइमर तो आपका चल रहा है ना, आपके तो मार्क्स कट जाएंगे, आपको सवाल आ रहा है नहीं आ रहा, जस्ट प्रोसीड, मैं प्रोसीड विद आंसर में प्रोसीड करके आगे निकलो, यू डोंट हैव टू स्टॉप, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका टाइमर चल रहा है, जजेस का कुछ नहीं जा रहा। और एक और चीज, जजेस एक और क्या हरकत करते हैं पता है, कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ कर हंस रही होंगी आपके सामने बातें कर रहे होंगे एक दूसरे से, और आप पता है क्या करते हो, ऐसे जजेस बातें करना है ना, फिर बोलूंगा अरे भाई छोड़ो उनको, बातें करें कुछ भी करें, उन्होंने तुम्हें ये रोका, तुम क्यों रोक रहे हो, चलो आगे भागो, निकलो। अच्छी बात है, सवाल कम होंगे, लेकिन खैर अच्छी बात नहीं भी है। लेकिन अगर पता है ना कि ये मेरा वीक पॉइंट है, निकल जाओ वहां से, रुकने की जरूरत नहीं है। जब तक जजेस ने आपको नहीं रोका, यू डोंट नीड टू स्टॉप एट ऑल, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद टेक जजेस अलोंग विद यू। एक बात और याद रखना, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, मैंने पहले बताया था ना। अब देखो मैं किस जगह पर हूँ, मैं क्या बात कर रही हूँ, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि उसके पास मेरी प्रोसीडिंग्स लिखी भी थोड़ी है, उसको क्या पता मैं कहाँ बात कर रही हूँ। आपको जजेस को साथ लेके चलना है। कैसे चलना है? सपोज आपने अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, आपने इंट्रोडक्शन दिया, अब आपने अपना आपको काउंसिल का नाम बताया, आपने ये भी बताया कि कौन कौन से इश्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, फिर आपने ये बताया कि मैं अब पहले चार्ज की बात कर रहा हूँ, फिर आपने ये बताया कि पहले चार्ज के पहले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, मेरा पहला एलिमेंट हो गया, अब मैं दूसरे एलिमेंट पर आ गया। तो आपको ये जो फ्रेजेस होते हैं ना, अराइविंग ऑन द फर्स्ट एलिमेंट इज सेटिस्फाइड, अराइविंग ऑन द चार्ज, अराइविंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऐसे फ्रेजेस होते हैं कि जजेस को हेल्प करते हैं पता लगाने में कि आप हो कहाँ पर और आप कहना क्या चाह रहे हो। सिंपल। जजेस को अगर ये समझ ना आए ना कि आप कहना क्या चाह रहे हो, तो आप इतनी ही अच्छी ओरल रीडिंग्स कर लो, नो यूज, बेकार है, बिल्कुल बेकार है, क्योंकि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। पता नहीं जिसने ये पॉइंट बोला था, बहुत अच्छा पॉइंट था, सामने वाले को देखकर बात किया करो, ठीक है। ओके, ऑलराइट। इफ अ जज आस्क्स यू अ क्वेश्चन, पर्टिकुलरली अगर कोई एक जज आपसे सवाल कर रहा है ना, आपको उस पर्टिकुलर जज को देखकर जवाब देना है। ये बात याद रखना। आपको पेपर समझो आपके पास है ही नहीं, पेपर के ऊपर तो रिलाय करना ही नहीं है, आपने पेपर्स है ही नहीं आपके पास, ठीक है। आपको आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है जजेस से, नो मैटर व्हाट। चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। जो पेपर होता है ना आपके सामने, उसमें एक गलती कभी मत करना, स्पीच मत लेकर जाना अपने साथ। स्पीच में पता है क्या होगा, ढूंढते ही रह जाओगे, लाइन वो नहीं मिलेगी, फिर पता है कब मिलेगी, जब पूरी प्रोसीडिंग हो जाएगी ना, उसके बाद में लाइन मिलती है, ऐसा होता है, ठीक है। स्पीच लिख के नहीं जाना, हमेशा पॉइंट्स लिख कर जाना, कि नजर पड़े, पॉइंट पता चले और आप
आपने बोलना शुरू कर दिया, तो और जो बोल रहे होगे ना वो रटा रटाया मत बोलना, वहां पे भी फंस जाओगे। जो बोलो ना अपने खुद से बोलना, सो दैट विल हेल्प यू अलॉट। डोंट रिलाई ऑन पेपर्स, नेवर एवर। पेपर्स आपको पता है पोडियम पे क्या लेके जाने चाहिए? अपना स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लेके जाओ, ठीक है, एक कॉपी अपनी मेमोरियल की लेकर जाओ, एक वो पेपर लेकर जाओ जिसमें आपने पॉइंटर्स बनाए हैं, जो केस लॉज आपने साइट किए हैं ना, जिसमें वो पर्टिकुलर लाइन है, वो केस लॉज के प्रिंट्स हो आपके पास, ठीक है। और अगर कोई ऐसा स्टैट्यूट है या कोई ट्रीटी है, सपोज जिस कोर्ट के सामने आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसका एक स्टैट्यूट है ना, तो वो स्टैट्यूट की कॉपी आपके पास हो। अगर और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मस्ट हो आपके पास, ये सब आपके पास पोडियम पे होना चाहिए। ये आपके लिए नहीं है, ये जब जज आपको बोलेगा ना कि काउंसिल वेयर यू आर स्पीकिंग और वेयर इट इज रिटन, तब आपको बोलना है कि द काउंसिल वुड लाइक टू इनवाइट द कोर्ट अटेंशन टुवर्ड्स दिस पैराग्राफ, दिस लाइन ऑफ फला फला थिंग। इस तरह करके आपको एड्रेस करना है। और फैक्ट्स के लिए फैक्ट्स को हिफ्स कर लो, पूरे हिफ्स करके जाओ फैक्ट्स। फैक्ट्स आपको फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। इट शुड बी लाइक लाइन नंबर दिस, फैक्ट नंबर दिस, ये बात यहाँ पे एग्जैक्ट ये वर्ड कोट करो, ऐसे कोट करो कि जजेस परेशान हो जाए, यार इस बंदे को एक एक वर्ड याद है, सोचो उसने कितनी बार फैक्ट्स को पढ़ा होगा। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। और लिटरली बिलीव मी, अगर जज आपको अच्छे से सुन रहा होगा ना, वो खुद स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स उठाएगा और खोल के चेक करेगा कि ये जो बोल रहा है ये बात सही है कि नहीं। और जब जज ये कर लेना, समझ जाओ कि यू आर गोइंग टू विन द जजेस हार्ट, ठीक है। कंपटीशन विन करो या ना करो वो तो अलग बात है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंप्लीट परफॉर्मेंस, बट दैट स्पॉट इज रियली वेरी इनकरेजिंग। और मजा आएगा आपको, खुद मूटिंग करोगे ना, मजा आ रहा होगा अंदर से कि यार क्या मैं बोल रहा हूँ आज। ओके, उसके बाद आई कांटेक्ट मेंटेन करना है ना। एक जज से कभी भी आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करना। जैसे कि मैं एक ही बंदे को देखे जा रही हूँ, दूसरे जजेस को ये फील होता है कि क्या हम जज नहीं है, और तब वो आपकी इस हरकत से ऑफेंड हो जाते हैं। ये बात याद रखना, आप 1000 अच्छा बोल लो, लेकिन अगर आप सबको एड्रेस नहीं कर रहे, यू आर नॉट अ गुड स्पीकर, क्योंकि आप लगता है एक ही बंदे से बात किए जा रहे हो, ठीक है। तीनों जजेस को इक्वली टाइम दो, सबको खुश करो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। नो डायलॉग, बहुत सिंपल बात है। आपको मैम खन्सा ने काफी बार अभी कोड भी किया कि व्हेन यू आर मेक द रिसर्च, आपको लॉ का पता होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट के ऊपर मैं पूरे चार्जेस क्रिएट कर रही हूँ, जिस सब्जेक्ट के ऊपर मैं अपने क्लाइंट को डिफेंड करने जा रही हूँ, मुझे उस सब्जेक्ट की बेसिक्स का नहीं पता। जजेस क्या बोलेंगे, बेटा तुम यहाँ की तो बातें कर रहे हो, यहाँ की बातों का क्या हुआ, ये तो बिल्कुल बेसिक था ना, तुमने सीढ़ियाँ तो चढ़ी नहीं है, तुम वहाँ कैसे पहुँच गए, पैराशूट लगा के पहुँच गए। ऐसा ही होता है ना। और कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा ना आपके लिए कि आप यहाँ की बात कर रहे हो और आपसे यहाँ का सवाल पूछा गया और आपको आते ही नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, जो कि नहीं बताना चाहिए, बट कोई मसला नहीं है। मेरा पहला बोर्ड था हेनरी डुरंट में, एंड व्हाट हैपेंड, मैं प्लीड कर रही थी प्रोसिक्यूशन से। अच्छा, पहले दिन का दूसरा राउंड था। जजेस उस दिन लीनियंट होते हैं ना, वो आपको फैक्ट्स को रोस्ट नहीं कर रहे होते, वो आपको लॉ पे रोस्ट करते हैं, यानी कि आपकी बेसिक नॉलेज चेक करते हैं कि बंदे ने सब्जेक्ट को पढ़ा है या नहीं पढ़ा। हुआ ये कि जी जज की बेंच में सर हाजिर थे हमारे साथ, एंड व्हाट ही डिड, मैं बात कर रही हूँ कि जी यहाँ पे इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट है। ही पोस्ट मी अ क्वेश्चन कि काउंसिल आप मुझे बात बताएं, इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट के लिए 2 स्टेट्स का होना जरूरी होता है या नहीं होता, या फिर एक स्टेट की प्रेजेंस में भी इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। You will not believe the most embarrassing moment of my life. I am pleading कि मैं इंटरनेशनल की जो चार्जेस प्लीड कर रही हूँ और मुझे यही नहीं पता। अच्छा, उस टाइम पे मैंने जितना पढ़ा था ना, तब मेरी IHF पे ग्रिप नहीं थी। मैंने पढ़ा था कि हाँ पे इंटरनेशनल एक लाजमी बात है, 2 ही स्टेट्स होते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज में फंस गई मैंने लॉ नहीं पढ़ा था। और उस टाइम पर मैंने बोला कि मैंने कहा यस जी सर 2 स्टेट्स होते हैं। उन्होंने मुझसे रिपीट किया 2 स्टेट्स होते हैं। मैंने कहा जी सर 2 स्टेट्स होते हैं। बड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब दे रही थी मैं। एंड व्हाट ही सेड मी, ओके कैन यू प्लीज ओपन AP1 आर्टिकल 1 पैराग्राफ 4, एंड आई वाज लाइक ओके। मैंने ओपन किया, नाउ रीड दैट। और जब मैंने रीड किया ना, आई वाज सो एम्बैरेस्ड। तभी मैं आज तक नहीं भूली उस चीज को, लेकिन वो मोमेंट बहुत एम्बैरेसिंग होता है, ठीक है। सो डोंट डू दैट। नॉलेज के लॉ के ऊपर इतनी आपकी ग्रिप हो ना कि जज बोले कि भाई जो ये बोल रहा है ना यही सही है, बस इसके अलावा सब गलत है। जज का इंप्रेशन ये होना चाहिए। इफ दिस इज द इंप्रेशन, आप जीत गए कॉम्पिटिशन। नहीं भी जीते तो बेस्ट स्पीकर अवार्ड तो जीत ही गए, ठीक है। ओके
देखो मैं किसी भी लॉ पर रिलाई कर रही हूँ, अभी आपको मैम खंसा ने भी बताया कि आपको रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, ये जो लोकस स्टैंड आए हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप एक इस लेवल पर कोर्ट के सामने प्रोसीड कर रहे हो और आप चीजें इस लेवल की लेकर आ रहे हो, जो जजेस के ऊपर बाइंडिंग ही नहीं है, वो आपकी बात क्यों सुने? जज का सबसे पहला सवाल क्या होता है कि ये चीज हमारे ऊपर बाइंडिंग है या नहीं है। सपोज करो आईसीसी में प्रोसीड कर रही हूँ मैं, इंटरनेशनल कोर्ट है, लॉ में ला रही हूँ पाकिस्तान का, इंडिया का, यूएसए का, जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा ही नहीं है, वो तो डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस हैं। अब तो जब आप जिस चीज पर रिलाई कर रहे हो ना, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी रिलायबिलिटी को जाके चेक करो कि ये आईसीसी पर या जिस भी फोरम के सामने आप हो उस पर बाइंडिंग है या नहीं है। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है चेक करने का? सपोज मैं जिस फोरम के सामने जा रही हूँ ना, उसकी हमेशा कोई ट्रीटी, कोई लॉ या कोई ऐसा आर्टिकल होता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिल जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट रूल्स में मिल जाएगा, हाई कोर्ट के आपको रूल्स में मिल जाएगा, आईसीजे के स्टैट्यूट है, आईसीजे स्टैट्यूट जो है हमारा, उसमें आपको मिल जाएगा, रोम स्टैट्यूट होता है आईसीसी का, उसमें मिलेगा। तो उसमें से आपको ये पता चलता है कि इस कोर्ट के सामने कौन सी चीजें हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आपको उस स्टैट्यूट को गो थ्रू करना है लाजमी। और एक और मैं आपको चीज बताऊँ, जिस भी फोरम के सामने जा रहे हो ना, उसकी ट्रीटी को पूरा पढ़ो क्योंकि देखो सपोज करो अगर मैं आईसीसी के सामने हूँ ना, तो उसमें डिफेंस का रोल ये होता है कि वो एविडेंस के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। एग्जाम्पल ले लो, वो वेट पे सवाल उठा सकता है कि वेट है या नहीं है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि एविडेंस ही नहीं है। ये मूड कोर्ट के रूल्स होते हैं, ठीक है, अग्रीड फैक्ट्स के। तो अगर आप ऐसी कोई उल्टी बात करोगे तो फंसोगे। इसीलिए बहुत ख्याल से वो लॉ कोर्ट करो जिसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा हो, जिसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा हो। उल्टी सीधी बात नहीं बोलनी, उल्टा सीधा। अच्छा, बात पता है क्या होता है, हम लोगों को इंटरनेट से जब कोई चीज मिलती है ना और हमारे काम की चीज हो, हम इतने खुश हो जाते हो जैसे पता नहीं क्या हो गया, बाद में पता चलता है यार उसकी रिलायबिलिटी है। तो व्हेनेवर यू आर रिलाइंग ऑन समथिंग, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करो कि वो कितनी रिलायबल है और इस कोर्ट के सामने उसकी बाइंडिंग वैल्यू है या नहीं है। और हाँ, जिसकी बाइंडिंग वैल्यू ना हो ना, उसको यस में वोट कराना, उसको हमेशा बोलना कि परसुएसिव वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए रेलेवेंट, अच्छा फिर वो रेलेवेंट आर्टिकल भी पूछेंगे आपसे, वो आपसे स्टेज भी पूछेंगे कि आप किस स्टेज पर वो हो। एग्जाम्पल, आईसीसी के सामने हो तो उसमें प्री ट्रायल स्टेज होता है, फिर आपका वो ट्रायल चैम्बर स्टेज होता है, ट्रायल स्टेज होता है, उसके बाद आपके आगे अपील्स चैम्बर और पता नहीं कौन कौन से होते हैं, लेकिन मूड्स हमेशा प्री ट्रायल में होता है कंफर्मेशन ऑफ चार्जेस पर। ये क्यों होता है, कोई मुझे बता सकता है? 7:30 भाई मूड है ना, उनको तो दोनों साइड को बैलेंस बनाना है। अगर वो एक साइड की फेवर में सारे दे देंगी, क्योंकि ट्रायल स्टेज में तो आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है ना, अगर वो सारी प्रोसिक्यूशन की फेवर में दे देंगे तो डिफेंस क्या करेगा? तो इस वजह से वो हमेशा प्री ट्रायल होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब प्री ट्रायल स्टेज जैसे फॉर एग्जाम्पल जजेस आपसे सवाल करते हैं, काउंसिल का कौन सा स्टेज है जिसमें आप प्रोसीड कर रहे हो, लीड कर रहे हो, काउंसिल को पता ही नहीं है जी हम कौन से स्टेज पर है। सपोज करो आप किसी जगह पर आए हो और आपको जगह ही नहीं पता, कैसा लगेगा, कैसा इंप्रेशन जाएगा? अच्छा जी, प्री ट्रायल चैम्बर पे आपको करना क्या है, आपको कितने चार्जेस प्रूव करने, क्या क्या करना है, क्या हमें सेंटेंस करना चाहिए आपके परपेट्रेटर को या नहीं? बच्चे फंस गए, क्यों? क्योंकि पढ़ा ही नहीं था प्री ट्रायल स्टेज होता क्या है, पता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, पता ही नहीं था किसके सामने जा रहे हैं, पता ही नहीं था कि जिसके सामने जा रहे हैं उसके सामने क्या चीज़ बोलनी है, क्या चीज़ नहीं बोलनी, तब हम फंस जाते हैं। इसलिए सिर्फ फैक्ट्स और मेमोरियल को नहीं पढ़ना होता, आपको एक्स्ट्रा रिसर्च करनी होती है। और ये मैं आपको एक और बात बताऊँ, मेमोरियल की रिसर्च और आपके ओरल राउंड्स की रिसर्च बहुत डिफरेंट होती है। मतलब कि मेमोरियल की रिसर्च तो आपकी होती ही होती है, ओरल राउंड्स की रिसर्च में आपको स्टैट्यूट को भी पढ़ना पड़ता है, आपको सब्जेक्ट की बेसिक्स एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, आपको हर रेफरेंस की रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी में घुसना पड़ता है। सो इतनी सारी, और पता है डेफिनेशंस भी पूछी जाती है आपसे, जैसे मैम खंसा ने आपको बताया ना परपेट्रेटर की डेफिनेशन, आपसे डेफिनेशन पूछी जाएंगी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, वेयर दिस पर्टिकुलर वर्ड इज डिफाइंड। कभी भी कोई पे रिलाय मत करना, किसी डिक्शनरी पे रिलाय मत करना। कहाँ रिलायंस देनी है? केस लॉज पे जाओ। केस लॉज में ज़्यादातर जो जजेस होती है ना, उन्होंने उसके ऊपर जजमेंट्स दी हुई होती है कि इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर वर्ड का ये मतलब होता है, ठीक है। तो केस लॉस के ऊपर जाना है, तो ये बात याद रखनी है। इन डेप्थ स्टडी करो, रिसर्च करो और हर एंगल से तैयारी करके जाओ। वो आपसे चैम्बर के बारे में पूछे, आपको वो पता हो, आपसे लॉ पूछे, आपको वो पता हो, आपसे फैक्ट्स पूछे, आपको वो पता हो, हर चीज पता हो। Alright. I know it's a bit interesting session, however we have the time constraints, right? So बहुत सारी चीजें मैं आपको काफी सारी बता ही चुकी, बट एक मेन चीज जो मैं आपको बता दूँ दो तीन, ठीक है। नंबर 1, टीम वर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपकी अगर टीम कोऑर्डिनेशन नहीं है ना और आप लोग अलग अलग काम कर रहे हो, आखिर में फंसोगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हर बंदे को हर चीज के लिए रेडी रहना होता है, ठीक है। दूसरी चीज, जजेस के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना होगा, तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि जी एक तो उसमें टेक्निक होती है टाइम गेन करने की। से फॉर एग्जांपल आपने मुझसे कोई सवाल पूछा है, अब वो सवाल मुझे आता भी नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ, मेरे सामने कुछ पेपर्स पड़े, नोट पे पेपर्स पढ़ना अलाउ होता है, तो आपको क्या करना है, पेपर्स में शो ये करो कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, मगर आप एक्चुअल में सोच रहे हो। पेपर्स में कुछ है ही नहीं, पेपर्स में जवाब भी नहीं है, तो आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स खोल के बैठे हो, लेकिन जजेस को आप ये दिखा रहे हो कि मैं ढूंढ रही हूँ, मेरे पास लिखा हुआ, बट एक्चुअल में आप सोच रहे हो। आपको टाइम मिल जाता है सोचने के लिए, और बाद जब आपको याद भी आ जाता है तो आपने वो बता देना है, लेकिन ये प्रेशर नहीं लेना कि पॉज होकर खड़े हो गए जी अब हम सोच रहे हैं, तो उनको ये लगेगा कि इसको आता नहीं है, इसने सोचा है। सो डोंट शो दैट लाइक दिस, ठीक है। और जस्ट सेकंड स्लाइड खोलेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं, और प्लीज घर जाकर ये स्लाइड्स देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। सारी बातें उसने कवर्ड है जो मैंने आपको सारी बता दी है। अगर आपको जजेस का सवाल समझ में ना आए ना, उल्टा सीधा जवाब नहीं देना, नेवर। एक बार पूछो, नहीं समझ आया, 2 बार पूछो, नहीं समझ आया, आस्क देम की फ्रेज है, लेकिन 3 बार से ज्यादा मत पूछना, आपको लगेगा बहरे हो गए, ठीक है। सो आस्क देम एज मेनी टाइम्स, बट गलत जवाब देने से बेहतर पूछ लो। दूसरी चीज ये, अगर आपको जवाब आता है और रिसर्चर चिट लेकर आ रहा है, तो चिट की तरफ देखते हो ना, तो ज्यादातर बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझ जैसी तो कंफ्यूज हो ही जाती है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, कोई मुझे जैसे मुझे चिट ला के दी, मैं रुक गई थी ना एकदम बीच में, कितना बुरा इंप्रेशन जा रहा था। सो डोंट डू दैट। जवाब आता है खुद जवाब दो, क्योंकि रिसर्चर की रिसर्च और आपकी रिसर्च बराबर होनी चाहिए, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है। लेकिन अगर जवाब नहीं आता तो गलत जवाब मत दो। जवाब आपको आता ही नहीं है ना, रिसर्चर चिट ला रहा है ना, चिट देखो जवाब दो, व्हाई, बिकॉज दैट इज अलाउड, उसमें आपके मार्क्स नहीं करते। एंड सेकेंडली, अगर सपोज रिसर्चर चिट भी नहीं ला रहा, आपको जवाब भी नहीं आ रहा, अब क्या करोगे, क्या करोगे? नहीं, रिसर्चर को याद दिलाने के लिए, जैसे आपको पता है कि यार मेरे दूसरे टीम मेंबर को तो याद है, आप क्या करोगे, आस्क द जजेस कि द काउंसिल वुड लाइक टू टेक असिस्टेंस फ्रॉम इट्स रिसर्चर। बताओ कि मुझे रिसर्चर से असिस्टेंस चाहिए, बिकॉज आपको मशीन थोड़ी हो तो उसको पूरा लॉ आता है भाई, तो इस वजह से टेक हेल्प व्हेन नीडेड, बट डोंट टेक हेल्प विदाउट यूज। मतलब जब जरूरत ही नहीं है तब लेने की जरूरत नहीं है, तब आप खुद बोलो, कंफ्यूज मत हो, क्योंकि दैट विल अफेक्ट योर स्पीकिंग। उसके बाद अगर सपोज करो टाइम खत्म हो गया, अब क्या करोगे, आपकी चार्ज रहता है, टाइम खत्म हो गया, क्या करोगे, चले जाओगे चुप करके? नो, कभी भी मत जाना, बोलना कि हमें थोड़ा और टाइम देना है, किसी भी तरीके से बोलो, जो भी आपको सूटेबल लगता है वर्डिंग, humbly the council would like to have another minute if the court permits so that I may conclude my charge। तो वो क्या करते हैं, आप 1 मिनट मांगोगे ना, 30 सेकंड देंगे, 40 सेकंड देंगे, तो पहले से प्रिपेयर करके जाओ कि अगर मुझे इस चार्ज को 30 सेकंड में या 1 मिनट में कंक्लूड करना पड़ा तो मैं कैसे करूंगा, तो इसकी प्रैक्टिस पहले से करके जाओ। हर चार्ज को 1 या 30 सेकंड में कंक्लूड करने की प्रैक्टिस करके जाना, और उस 1 और 30 सेकंड में आप अपना सब कुछ कंक्लूड कर दो और चले जाओ, लेकिन आपका कुछ रह ना जाए। अगर आपका कोई सवाल पूछ ले, आप कितने खामोश बैठे, मुझे लग रहा है मैं ही बोले जा रही हूँ, कोई सवाल नहीं है जी। सवाल तो मैडम आंसर से रिलेटेड था जी जी, लेकिन जैसे जब हमें कोई भी प्रॉब्लम मिलती है कोर्ट की, तो दोनों की तरफ से हमें मेमोरियल तैयार करने होते हैं, तो हम कौन सा वे तैयार करेंगे, पहले से पेटिशनर की तरफ से प्रिपेयर करें, फिर रिस्पॉन्डेंट की तरफ से आए, या फिर
एक साथ दोनों को लेकर चले। अच्छा, इसमें ना ज्यादातर आपकी कंफर्टनेस पे डिपेंड करती है। अब सपोज करो, वैसे मैं बताऊं जो तरीका अच्छा है, जब आप प्रोसिक्यूशन को प्रिपेयर कर रहे हो ना, जब आपने एक पॉइंट प्रोसिक्यूशन का लिखा ना, फिर डिफेंस का सोचो कि मैं इसका काउंटर क्या लिखूंगा। जब आपने डिफेंस का लिखा, सोचो मैं प्रोसिक्यूशन इसका काउंटर क्या करूंगा। इस तरह से प्रिपेयर करो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जो मैं खुद बोल रहा हूँ ना, इसका काउंटर आर्गुमेंट मेरे पास मौजूद है। जी, The question is that whenever we plead anything, judges देख में बहुत ज़्यादा questions करते हैं, उसमें हमारा argument रह जाता है. So how do we make them precisely answer the question while coming back to argument? ऑलराइट, जजेस आपसे अगर सवाल करें तो जजेस के सवालों को जरूर एड्रेस करो, बिकॉज वो आपको मार्क्स देंगे एंड व्हाट यू नीड मार्क्स, राइट। और मैंने जो अपनी टेक्निक बताई, सारे सवाल का जवाब देने के बाद ना अपनी आर्ग्यूमेंट उसी के बीच में डाल के कंप्लीट करो। आपको अच्छा ये थोड़ा विजिलेंट रहना कि मैंने कहाँ छोड़ा था और मुझे कहाँ से शुरू होना है, क्योंकि ये अक्सर हमारे साथ होता है कि जजेस इतने सवाल पूछ रहे होते हैं बैक टू बैक, हम भूल ही जाते हैं कि हमें शुरू कहाँ से करना था। ऐसा ही होता है ना, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पॉइंटर्स बनाओ। जब आपने जब अपने सवाल का जवाब देना स्टार्ट किया, घूम फिर के अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करो और आपको पॉइंट जैसे ही देखोगे पता चल जाएगा, हाँ यार मैंने एलिमेंट एक तो कर लिया। और इसका एक और तरीका है, अपने हाथ में पेन लेके जाओ, जैसे ही एक एलिमेंट होता जाए ना उसके सामने टिक लगाते जाओ। ये भी एक तरीका है जिससे आपको याद होगा, अच्छा एक हो गया और कितना आगे वाला सेकेंड एलिमेंट वहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका करो। और कोई सवाल किसी का? बड़ी बात है, सवाल नहीं है आपके बोले तो मूड भी नहीं किया। जी जी पूछे। किसी भी जब हम जगह में रिसर्च करते हैं तो कोई भी केस लॉ अगर हमें रेफर करना होता है, सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ लॉ से रिलेटेड हमारे पास 3 से 4 अथॉरिटीज आ जाए। तो जब हम किसी भी अथॉरिटी को सर्च करते हैं, कोई भी हमारे पास केस लॉ आ जाता है, कम से कम 30 to 40 पेजेस का होता है कोई भी केस लॉ। तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि 3-4 केसेस को एक छोटे से पॉइंट के ऊपर हम पढ़ें। तो केस लॉ को क्या पढ़ने का तरीकेकार होगा कि हम जल्दी जो पॉइंट ढूंढना चाह रहे हैं वो भी मिल सके। अच्छा, जब आप केस लॉ ओपन करते हो ना, आपने ऑनलाइन सर्च किया तो कंट्रोल F का एक बटन होता है, कंट्रोल F का बटन दबा के अपना रेलेवेंट जो आपको वर्ड सर्च करना है ना वो उसमें लिखो, तो वो आपको डायरेक्ट वो जगह बता देगा कि इस वर्ड की जो एलोकेशन है ना वो आपको पता चल जाएगी कि इस जगह पर वो डिफाइन हुआ है। तो उसी जगह पर जाके उस पेज को मतलब वो पेज ढूंढ लो और वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। लेकिन एक बात, जब आप केस लॉ रेफर करते हो ना, एक चीज का ख्याल रखना, जजेस आपसे ये भी सवाल करेंगे व्हाट वर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस एंड हाउ दीज फैक्ट्स कोरिलेट विद योर केस। अब क्या करोगे, फैक्ट्स तो पढ़े ही नहीं हमने, इसलिए जो केस साइट करना है उसके फैक्ट्स पढ़ के जाने हैं। ऐसे नहीं मैं कह रही कि पूरे डिटेल में ऊपर से फैक्ट्स पढ़ो जी, ये 2 मुल्कों के बीच में लड़ाई थी, इसके ऊपर वॉर क्राइम के चार्ज लगे थे और इसको कोर्ट में लाया गया था और इसमें ये चार्जेस प्रूव हो गए थे, सिंपल, या अपील में चला गया था या कुछ इस तरह हुआ था। यू हैव टू डू लाइक दैट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, बैकअप आर्ग्यूमेंट्स हमेशा रेडी रखना। बैकअप आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि आपने एक आर्ग्यूमेंट किया, पॉसिबल